बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर एस्पायरेंट्स, आप लोग उम्मीद है अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस यूट्यूब चैनल के ऊपर हम लेक्चर फिज़िक्स की प्रिपरेशन को आगाज़ कर चुके हैं। इससे मुताल्लिक़ हमने लेक्चर 1 के अंदर फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ और मेजरमेंट्स को डिस्कस किया। एक बात मैं बताता चलूँ कि हम इसमें सिर्फ़ और सिर्फ पीपीएससी बेस्ड तैयारी करते हैं कि एफएससी की एक्सप्लेनेशन की तरह की क्लासेस नहीं होती। अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और आपको थ्रू आउट प्रिपरेशन करवाई जाएगी और विदाउट एनी कॉस्ट। आपके कोई पैसे नहीं लग रहे, फ्री। लोग पैसे ले रहे हैं, आपको फ्री तैयारी करवाई जाएगी। तो आज का जो हमारा सेकंड लेक्चर है बेसिकली ये है वेक्टर्स और स्केलर्स से रिलेटेड। सबसे पहले हम देखते हैं कि वेक्टर्स क्या होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि वेक्टर्स के बारे में हमें एक डेफिनेशन पढ़ाई जाती है कि वो सारी की सारी क्वांटिटीज़ जिनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें दो बातों की ज़रूरत होती है। एक, उसके साथ कोई ना कोई डायरेक्शन एसोसिएट होती है और दूसरा डायरेक्शन के साथ साथ उसकी कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होनी चाहिए। ये हम डेफिनेशन जो है वो बेसिकली पढ़ते हैं छोटी क्लासेस के अंदर। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट टर्म होती है वेक्टर्स के साथ जो एसोसिएटेड होती है कि एक क्वांटिटी वेक्टर तब होगी जब इन दो बातों के साथ साथ वो सारे के सारे वेक्टर जो कैलकुलस हम जिसे कहते हैं उनको ओबे करे। यानी कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है, वेक्टर्स लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, सारे के सारे को अगर वो ओबे करेगी तो क्वांटिटी वेक्टर कहलाएगी, अदरवाइज वो क्वांटिटी वेक्टर नहीं कहलाएगी। एग्जांपल आप इसकी ले सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट होता है, आपके पास वेलोसिटी है, आपके पास एक्सेलरेशन है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। याद रखने वाली बात यह है कि कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जिनको हम समझते हैं कि वो वेक्टर्स हैं लेकिन वो वेक्टर्स नहीं हैं। जैसा कि उन क्वांटिटीज़ के अंदर एक प्रेशर है, हमारा प्रेशर एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, फोर्स पर यूनिट एरिया जो होता है। और दूसरी क्वांटिटी इलेक्ट्रिक करंट है आई, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इन दो क्वांटिटीज़ को अक्सर वेक्टर समझा जाता है लेकिन ये वेक्टर्स नहीं हैं बल्कि ये स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। तो वेक्टर में आपने जो बात याद रखनी है कि वो सारी की सारी क्वांटिटी जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को, मल्टीप्लिकेशन को या वेक्टर कैलकुलस को ओबे करें उनको हम कहते हैं वेक्टर्स, अदरवाइज वो क्वांटिटीज़ वेक्टर्स नहीं होती। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं स्केलर्स क्वांटिटीज़। स्केलर्स वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट हमें मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है या यूनिट की ज़रूरत होती है और वो हमें रिप्रेजेंटेशन उसकी हमें मिल जाती है। यानी कि वो सारी की सारी क्वांटिटी जिनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होती है। लाइक आपके पास डेंसिटी आ जाती है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, या इसके साथ साथ टाइम है, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, टेम्परेचर टी है, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, एक्सेट्रा। तो वो क्वांटिटीज़ जिनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको जस्ट मैग्नीट्यूड चाहिए उनको हम क्या कहते हैं, स्केलर्स। और जिनको डायरेक्शन भी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चाहिए और जो वेक्टर कैलकुलस को ओबे करें उन क्वांटिटीज़ को हम वेक्टर्स कहते हैं। अब वेक्टर्स की कुछ टाइप्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो वेक्टर की टाइप्स के अंदर इंपॉर्टेंट टाइप आ जाती है वो है एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर के मुतालिक आप अक्सर एफएससी में पढ़ चुके हैं, ख़ुसूसन जो सर्कुलर मोशन वाला चैप्टर है वहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, उनको हम एक्सियल वेक्टर्स कहते हैं। तो एक्सियल वेक्टर के बारे में देखते हैं कि वो क्या होते हैं। एक्सियल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसमें रोटेशनल वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं। यानी कि वो सारे के सारे वेक्टर्स जिनके अंदर रोटेशनल वेरिएबल्स इन्वॉल्व हों, रोटेशनल वेरिएबल्स, उन वेक्टर्स को हम एक्सियल वेक्टर्स कहते हैं। अब रोटेशनल वेरिएबल्स में कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, आपका थीटा हो सकता है, आपका ओमेगा हो सकता है, आपका अल्फा हो सकता है, आपका टार्क हो सकता है। ये सारे के सारे जो क्वांटिटीज़ हैं इनको हम रोटेशनल वेरिएबल्स कहते हैं और इसीलिए ये सारी के सारी क्वांटिटीज़ कहलाती हैं एक्सियल वेक्टर्स। यानी कि इन वेक्टर्स को हम एक स्पेसिफिक नाम देते हैं और इनका नाम है एक्सियल वेक्टर्स। एक्सियल वेक्टर्स के बाद जो बेसिक टाइप है वेक्टर की, जिसको हम अक्सर छोटी क्लासेस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, यूनिट वेक्टर आ जाता है। यूनिट वेक्टर को देख लेते हैं कि वो क्या होता है। यूनिट वेक्टर दरअसल किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। एक ऐसा वेक्टर जो कि वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे उसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं और इसकी जो मैग्नीट्यूड होती है ये हमेशा ऑलवेज इक्वल्स टू 1 होती है। ठीक है, और हम यूनिट वेक्टर को इस तरीके से लिखते हैं। अगर आपने एक वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर निकालना है तो हम उसको लिखेंगे कि उस वेक्टर का ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो हमें वहाँ से क्या मिल जाएगा, हमें यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो ये बेसिकली यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन आ जाती है। यूनिट वेक्टर के बाद एक इम्पॉर्टेंट वेक्टर होता है पोजीशन वेक्टर, जो कि किसी भी वेक्टर की कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, उसको हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। और ये टू डायमेंशनल के अंदर
अगर होगा तो 2 डायमेंशन के अंदर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस वाई जे यूनिट वेक्टर, और अगर ये 3 डायमेंशनली होगा तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के यूनिट वेक्टर। तो ये बेसिकली वेक्टर की टाइप्स के अंदर 2 मेन टाइप्स आ जाती हैं जिनको हम देखते हैं। एक हमने एक्सियल वेक्टर पढ़ा, फिर हमने यूनिट वेक्टर को देखा, और फिर हमने उसके बाद देखा हमारा जो पोजीशन वेक्टर होता है ये पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। एक और बात देखें कि टेंजर क्वांटिटीज़ के मुतालिक बाज़ औक़ात पीपीएससी क्वेश्चन कर लेती है कि ये किस रैंक का टेंजर है, ये क्या है, टेंजर है ये नहीं है। तो टेंजर के मुतालिक आप क्लियर रखें एक बात को कि टेंजर जो हैं ये वेक्टर्स भी हो सकते हैं और इसके साथ साथ ये स्केलर्स भी हो सकते हैं। तो यानी कि दोनों तरीके के टेंजर्स हमारे पास हैं, वेक्टर्स में भी अवेलेबिलिटी हो सकती है और टेंजर्स में भी अवेलेबिलिटी हो सकती है। जो स्केलर्स होते हैं इनको हम कहते हैं ज़ीरो रैंक टेंजर्स। सारे के सारे जो स्केलर्स हैं उनके जो रैंक होता है वो ज़ीरो होता है, और जो वेक्टर्स होते हैं बेसिकली ये फर्स्ट रैंक टेंजर्स होते हैं, इनकी रैंक जो है हमेशा फर्स्ट होती है। तो वेक्टर्स फर्स्ट रैंक टेंजर्स हैं और जो स्केलर्स हैं ये ज़ीरो रैंक टेंजर्स हैं। उसके बाद एक और आपके पास वेक्टर की टाइप है कोलिनियर वेक्टर्स। जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है कि कोलिनियर वेक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि लाइक अनलाइक इक्वल ऑपोजिट वेक्टर्स होते हैं, और इनको हम ग्रुप में एक ग्रुप की शेप दे सकते हैं, और हमेशा ये एक दूसरे के पैरेलल जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। तो पैरेलल एग्जिस्ट करने वाले जो वेक्टर्स होते हैं उनको हम कोलिनियर कहते हैं, पैरेलल। अब ये लाइक भी हो सकते हैं, ये अनलाइक भी हो सकते हैं, ये इक्वल भी हो सकते हैं, और इसके साथ साथ ये ऑपोजिट भी हो सकते हैं। उनको हम कहते हैं कोलिनियर वेक्टर्स, यानी कि वो वेक्टर्स जो सारे के सारे सेम एक दूसरे के पैरेलल पड़े हों उनको हम कोलिनियर वेक्टर्स कहेंगे। देन कोलिनियर वेक्टर्स के पास आ जाता है हमारे पास कोप्लेनर वेक्टर। ये भी वेक्टर की एक टाइप है, इंपॉर्टेंट टाइप है कोप्लेनर। अब कोप्लेनर वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जो कि एक ही प्लेन के अंदर पड़े होते हैं, यानी कि जिनका जो प्लेन है वो सेम हो। फॉर एग्जांपल अगर एक वेक्टर आपके पास एक्स और वाई प्लेन के अंदर पड़ा हुआ है, तो दूसरा वेक्टर भी आपके पास एक्स और वाई उसी प्लेन के अंदर पड़ा होगा, तो ऐसे वेक्टर को हम कोप्लेनर वेक्टर कहेंगे। देन उसके बाद आ जाता है नल वेक्टर्स। अब नल वेक्टर्स जो होते हैं इनके मुतालिक कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि ये ज़ीरो मैग्नीट्यूड होती है, ये तो हम सब जानते हैं कि इनकी जो मैग्नीट्यूड होती है ये ज़ीरो होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसके मुतालिक ये है कि इनकी मैग्नीट्यूड ज़ीरो होने के साथ साथ इनकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, स्पेसिफिक नहीं होती बल्कि ऑर्बिट्रेरी डायरेक्शन होती है। ज़ीरो मैग्नीट्यूड होती है और ऑर्बिट्रेरी डायरेक्शन होती है। ऐसे वेक्टर को हम नल वेक्टर कहते हैं जिसकी ज़ीरो मैग्नीट्यूड हो और ऑर्बिट्रेरी उसकी डायरेक्शन हो। देन उसके बाद आ जाता है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर भी वेक्टर्स की एक इंपॉर्टेंट टाइप है। इक्वल वेक्टर्स ऐसे दो वेक्टर्स होते हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हों, सेम हों, यानी कि एक दूसरे के पैरेलल भी हों। फॉर एग्जांपल मैंने एक वेक्टर यूँ ड्रॉ किया और दूसरा वेक्टर यूँ ड्रॉ किया, ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल भी हैं और इनकी मैग्नीट्यूड भी सेम हो। हम ये कह देते हैं कि ये 2 सेंटीमीटर है ए वेक्टर, और बी वेक्टर भी हमारा 2 सेंटीमीटर है। अब ये एक तो एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए जैसा कि हमें नज़र आ रहे हैं, और पैरेलल होने के साथ साथ इनकी मैग्नीट्यूड भी सेम होगी। तो ऐसे वेक्टर्स को हम कौन से वेक्टर्स कहेंगे, हम इन वेक्टर्स को इक्वल वेक्टर्स कहेंगे। अब जो नल वेक्टर होता है उसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती, उसकी जैसा कि हमने देखा एक आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होती है। अब हम आगे ये देखते हैं, टाइप्स को हमने डिस्कस कर लिया। टाइप डिस्कस करने के बाद जल्दी जल्दी हमने डिस्कस करना है सारी चीज़ों को, इंपॉर्टेंट चीज़ें सिर्फ हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। एफएससी के हवाले से प्रिपरेशन जो है वो बेस्ड नहीं है, फोकस पे नहीं है। लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन आ जाते हैं हमारे उसके पास। लॉज ऑफ एडिशन, आप दो वेक्टर्स को ऐड कैसे कर सकते हैं। अब दो वेक्टर्स को ऐड करने का एक ही बड़ा मशहूर ज़माना ज़्यादा जो तरीका यूज़ होता है वो एक तो है कि आप हेड टू टेल रूल लगाएं और अब दो वेक्टर्स को आप ऐड कर लें हेड टू टेल रूल लगा के। अब हेड टू टेल रूल लगा के आप कैसे दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक वेक्टर यहाँ पे पड़ा हुआ है ए, आप एक और वेक्टर ले लेते हैं यहाँ पे, उस वेक्टर का नाम है बी। अब इन दोनों वेक्टर्स को जब हम ऐड करते हैं तो हम क्या करते हैं, ए वेक्टर के हेड के साथ बी वेक्टर की टेल को अरेंज कर देते हैं। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, और जब दो वेक्टर्स को हम ऐड करते हैं तो हमें एक रिजल्टेंट वेक्टर यानी कि आर भी मिलता है हमेशा। ये रिजल्टेंट वेक्टर होता है जो कि ए प्लस बी के इक्वल होता है, ए प्लस बी हमारा। तो इस तरीके से हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं। ये दो वेक्टर्स की एडिशन का तरीका होता है हमारे पास। वेक्टर्स को ऐड करते हुए याद रखें कि
ये जो राइट हैंड रूल है इसी के अकॉर्डिंगली हम इसको चला सकते हैं। इसके अलावा इसका कोई तरीका नहीं है जहाँ से आप वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। अभी जो वेक्टर एडिशन होती है ये कम्यूटेटिव होती है, यानी इसकी जो प्रॉपर्टी होती है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। उसका मतलब ये है कि अगर आप दो वेक्टर्स को ऐड इस तरीके से कर रहे हैं कि पहले a प्लस बी ऐड कर रहे हैं, देन आपने कहा नहीं मैं b को पहले ऐड करता हूँ a को बाद में, तो दोनों सूरतों में ये एक दूसरे के इक्वल आएंगे और कम्यूटेटिव जो इसकी प्रॉपर्टी है वो होल्ड करेगी। तो जितने भी वेक्टर्स होते हैं ये सारे के सारे कम्यूटेटिव होते हैं और इस प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। दूसरी बात यह है कि जितने भी नंबर ऑफ वेक्टर्स को आप ऐड करते हैं तो पैरेलल वेक्टर्स जो होते हैं उनको भी हम ऐड किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल आपके पास दो वेक्टर्स हैं और दोनों एक दूसरे के पैरेलल पड़े हुए हैं, ये तो बड़े स्पेसिफिक वेक्टर्स थे ना, एक ही साइड पर था एक ही साइड पे था। लेकिन अगर आपके पास दो वेक्टर्स पैरेलल पड़े हों, जैसे एक वेक्टर यहाँ पे पड़ा है इसको हम ए कह देते हैं और दूसरा वेक्टर बिल्कुल इसी के पैरेलल है, ठीक है, ये पड़ा हुआ है पी। अब इन दोनों को अगर हमने हेड ऐड करना हो तो यहाँ पे भी रूल वही लगेगा, हेड टू टेल रूल, लेकिन इनकी जो एडिशन होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। मतलब यहाँ तक आपका ए वेक्टर आएगा और फिर इसके आगे वाला जो पार्ट है वो वेक्टर पी आएगा और ये जो रिजल्टेंट आर है ये ए प्लस बी के इक्वल आएगा। तो दो पैरेलल वेक्टर्स को हम इस तरीके से ऐड कर सकते हैं, जबकि अगर उनकी डायरेक्शन अदर देन दिस हो, जैसे ये इसकी डायरेक्शन इस साइड पे थी, इसकी डायरेक्शन इस साइड पे थी, तो उनको हम हेड टू टेल रूल लगा के आराम से ऐड कर सकते हैं, वेक्टर्स को एडिशन करवा सकते हैं उनकी। उसके बाद पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आ जाता है, ये तो बेसिक एडिशन आ जाती है। और जो इंपॉर्टेंट रूल है वेक्टर को ऐड करने का वो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम उसको बोलते हैं। पैरेललोग्राम एक ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप है जिसको आप छोटी क्लासेस के अंदर डिस्कस करके आ चुके हैं, पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, वो मैं आगे नहीं लिखा। तो ये कहता है कि अगर आपके पास दो नॉन जीरो वेक्टर्स हों और उनको आपने एडजेसेंट साइड्स के साथ रिप्रेजेंट किया हो जो कि पैरेलल की हों, तो उनको आप इस तरीके से ऐड करते हैं कि जो डायगोनल आता है पैरेललोग्राम का, दरअसल डायगोनल जो होता है वो उन दोनों वेक्टर्स की एडिशन को रिप्रेजेंट करके हमें बताता है। फॉर एग्जांपल हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि आपके पास जो एक डायगोनल होता है ये ए वेक्टर है, आप यहाँ पे एक वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं ए, देन यहाँ पे हमने एक वेक्टर ड्रॉ किया बी, पैरेललोग्राम हम बना रहे हैं, ये वेक्टर है बी, ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर हो गया बी। अब हम क्या करेंगे, हम एक इमेजिनरी यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे क्योंकि हमने पैरेललोग्राम की जो साइड्स हैं वो कंप्लीट करनी है। तो एक इमेजिनरी लाइन यहाँ से यूं जाएगी और एक इमेजिनरी लाइन यहाँ से यूं आएगी, ठीक है। तो इसका जो डायगोनल बनेगा हमारे पास, ये इसका डायगोनल होता है, ये जो डायगोनल है ये बेसिकली इन दोनों वेक्टर्स का प्रोडक्ट है ऐड होने के बाद ए प्लस बी। तो डायगोनल पैरेललोग्राम बनाते हुए जब आप वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो एक साइड पे एक वेक्टर, पैरेललोग्राम की एक साइड पे पैरेललोग्राम की दूसरी साइड पे दूसरा वेक्टर आएगा और जो डायगोनल होगा वो दरअसल इन दोनों वेक्टर्स को आपस में ऐड करवाएगा। अब अगर हम इनको कंपोनेंट्स के अंदर भी रिजॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे ये इस जगह के ऊपर हमने इसको रिजॉल्व किया कि अगर आप इसको यहाँ पे इस लाइन को एक्सटेंड कर लें और यहाँ पे इस लाइन को भी एक्सटेंड कर लें तो आपके पास एक ट्राइंगल बन जाएगी। इस ट्राइंगल में यहाँ पे एक स्पेसिफिक एंगल बन रहा है, ये लाइन इसके साथ जाविया बना रही है और ये वाली जो साइड है ये आपकी हो जाएगी बी साइन थीटा और ये जो साइड आपकी है ये हो जाएगी बी कॉज ऑफ थीटा। तो बी का प्रोजेक्शन भी आप ये यहाँ से इसके ऊपर ड्रॉ करवा सकते हैं। तो इस तरीके से आप दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं जब वो पैरेललोग्राम की तरफ से हम उसको देख रहे हों। अब इसमें आ जाते हैं कुछ स्पेशल केसेस जिनको आपने पीपीएससी के हवाले से ख़ास तौर पर याद करना है। ये तो बड़ी कॉमन सी चीज़ है, आपको अक्सर पता होगी। वो स्पेसिफिक केस ये है कि जब आपके पास एंगल जो है वो 0 डिग्री हो, अगर थीटा दो वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल है वो 0 डिग्री आ जाए तो तब आप क्या करते हैं, तब आपके पास जो आर होता है, जो रिजल्टेंट होता है, ये हमेशा ए प्लस बी के इक्वल होता है। यानी अगर थीटा 0 होगा तो आपका आर जो होगा ये ए प्लस बी के इक्वल होगा। और अगर आपका थीटा जो है ये आ जाता है 180 डिग्री का, यानी कि दो वेक्टर जो हैं अगर 180 डिग्री के ऊपर पड़े हुए हैं तो इनका जो आपने रिजल्टेंट आर लेना है वो ए प्लस बी नहीं लेना बल्कि वो लेना है ए माइनस बी, ठीक है, अगर थीटा 180 डिग्री का आ जाता है। और अगर आपके पास थीटा एग्जैक्टली 90 डिग्री का थीटा आ जाता है तो फिर आप क्या करते हैं, फिर आप आर जो है इसका जो मैग्नीट्यूड है उसको रिप्रेजेंट करवाते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट ले लेते हैं और थीटा की डायरेक्शन या थीटा जो है आपका, इसकी कंडीशन ये होनी चाहिए कि 90 डिग्री के ऊपर हो। तो इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करने का ये स्पेसिफिक तरीका हमारे पास आ जाता है। इसी तरीके से
ये जो इसकी जनरल फॉर्म हमारे पास निकलेगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैक्टर को ऐड करने की जो जनरल फॉर्म हम निकालना चाहते हैं, तो वो हम निकाल सकते हैं कि कोई से भी दो वैक्टर्स हों हमारे पास। जैसे लेट्स सपोज एक वेक्टर है पी है और दूसरा वेक्टर है क्यू, तो जो इनका रिजल्टेंट होगा आर, वो ऑब्वियसली क्या होगा, पी प्लस क्यू होगा। आप पी को क्यू के साथ ऐड करवा सकते हैं और इसको पी के साथ करवा सकते हैं। लेकिन जब आप पैरेललोग्राम से इसका रिजल्टेंट निकालेंगे और अगर एंगल जो है स्पेसिफिक निकालना है हमने साथ, तो उसको बेसिकली हम यूँ ऐड करते हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। लेकिन इसके साथ इस एंगल को ज़रूर लगाना पड़ता है, 2pq कॉज ऑफ थीटा। अब ये जो तीनों स्पेशल केसेस हमने डिस्कस किए हैं, ये अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन डिस्कस किए हैं। यहाँ पे जो कॉस थीटा की वैल्यू है वो आपने चेंज करनी है, और कॉस थीटा की जो भी वैल्यू है कि उसके अकॉर्डिंगली हम इसकी मैग्नीट्यूड में, ये मैंने मैग्नीट्यूड लिखी हुई है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। अब यहाँ से जो अल्फा आएगा, यानी कि डायरेक्शन अगर हम इसके निकालेंगे, तो वो आएगी टेंजेंट इनवर्स, टेन इनवर्स आ जाएगा। अब टेंजेंट जो है हमें पता है वो क्या चीज़ होती है, तो टेंजेंट इनवर्स क्यू साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू कॉज ऑफ थीटा। अब यहाँ पे आप एक बात गौर से मेरी सुने और उसको देखें भी, कि अक्सर पीपीएससी में क्वेश्चन आता है जब हमें दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल निकालना होता है या उनको रिजल्टेंट निकालना होता है, तो हम वहाँ पे इस फार्मूला को मिस करते हैं। तो जब भी क्वेश्चन है आपने इस फार्मूला को जहन में रखना है। ये जो फार्मूला आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है रिजल्टेंट का, और इसमें आपने थीटा की वेरिएशंस लेके आनी है, और थीटा को वेरिएट करते हुए आपने जो आंसर्स हैं वो निकालने हैं। ये वेक्टर्स का पैरेललोग्राम की मदद से मेथड है। तो हमने सारे केसेस डिस्कस कर लिए। एक केसेस ये डिस्कस किया कि जब पी और क्यू थीटा जीरो हो, यानी कि सेम डायरेक्शंस के अंदर हो, तो उस सूरत में हमारे पास आर जो है वो क्या आएगा। और दूसरा केस हमने ये डिस्कस किया कि अगर वो 90 डिग्री यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर पड़े हों, तो आर ये आएगा, और यहाँ पे जब ये 90 डिग्री आ जाएगा तो 91 हो जाता है। तो यहाँ पे हम इसके जो डायरेक्शन निकाल सकते हैं, अल्फा जो हमारा निकलेगा वो इस केस में टेंजेंट इनवर्स ऑफ बी ओवर ए निकलेगा। इस केस में जब थीटा हमारे पास 90 डिग्री होगा, तो चूंकि इस फार्मूला के अंदर कॉस 90 की वैल्यू डालेंगे तो ये सारा फैक्टर जीरो हो जाएगा। अब तीसरा केस ये है कि अगर दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री के ऊपर पड़े होंगे, तो आर जो है हमारे पास ए माइनस बी आएगा। इसकी डायरेक्शन भी आप निकाल सकते हैं साइन 180 डिग्री की वैल्यू डाल के और कॉस 180 डिग्री की वैल्यू डाल के। तो इस सूरत में जो डायरेक्शन है वो ऑब्वियसली सिफर आती है, क्योंकि एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। और जो इंपॉर्टेंट केस है जिसको आप आखिरी केस कह सकते हैं, वो ये कि जब दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड सेम हो। इस केस को गौर से देखें, जब दो वेक्टर्स आपके पास इस सूरत में हो कि एक वेक्टर p है और दूसरा वेक्टर आपके पास q है, और इन दोनों वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो एक दूसरे के बराबर है। इन दैट केस जब आप उसका रिजल्टेंट निकालेंगे r इस वाले फार्मूले से, तो वो बनेगा p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस 2p और फिर p कॉज ऑफ थीटा। अब यहाँ पे क्या हो गया कि चूंकि हमने p को q पुट कर दिया इस फार्मूला के अंदर पीछे, तो इसलिए ये चीज़ लिखी है। तो यहाँ से हम फार्मूला ये बना सकते हैं 2p स्क्वायर, ये p स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा हमारे पास 1 प्लस कॉज ऑफ थीटा। तो इस तरीके से जब दो वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगी तो आपने ये फार्मूला लगाना है। यानी कि बेसिक फार्मूला जो है हमारा वो ये है, इसको आपने रिमेंबर करना है। और थीटा 0 हो, 180 हो, 90 हो या मैग्नीट्यूड सेम हो, तो आप उसको अकॉर्डिंगली देख लेंगे किस तरीके से निकाला जा सकता है। अब इसी फार्मूला को यूज़ करते हो आप इसकी डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, और डायरेक्शन निकालने का भी मेथड वही होगा जो मेथड हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर लिया हुआ है। तो ये था वेक्टर्स का पैरेललोग्राम की मदद से एडिशन का तरीका। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। थोड़ी सी आवाज़ मेरी का मसला हो सकता है, तो तबीयत मेरी थोड़ी सेट नहीं है। इंशाल्लाह मज़ीद ये बेहतर होगी आने वाले लेक्चर्स में। वेक्टर्स की पैरेललोग्राम की मदद से एडिशन देखने के बाद एक पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी होता है, हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। पीपीएससी के एक पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आगे आपने नोट करना है। वो ये कहता है कि अगर आपके पास काफ़ी नॉन जीरो वैक्टर्स हों और उनको आपने n-1 से रिप्रेजेंट किया हो, यानी ये नॉन जीरो वैक्टर्स हैं और आपने उनको जो रिप्रेजेंट किया हुआ है वो टोटल वैक्टर्स n है, और n-1 से आपने उन वैक्टर्स को रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो जो पॉलीगॉन की n साइडेड जो पॉलीगॉन होता है, जो उसका रिजल्टेंट है वो क्लोजिंग साइड का आएगा दूसरे पॉलीगॉन के जो उसके ऑपोजिट होगा। मतलब मेरे कहने का ये है कि इस चीज़ को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करवा सकते हैं कि पॉलीगॉन में जो आपका रिजल्टेंट आर आता है, पॉलीगॉन आपको पता है एक पंच शक्ल होती है जिसमें काफ़ी साइड्स होते हैं, वो सारी की सारी जो साइड्स हैं उनका हमें क्या लेना पड़ेगा, उस क्लोज साइड्स का सब के सब का सम लेना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, और हमारे पास जो वेक्टर आएगा वो रिजल्टेंट में आएगा।
अब कुछ चीज़ें यहाँ पे याद करनी बहुत ज़रूरी हैं। उनमें सबसे पहली चीज़ है कि अनइक्वल वेक्टर्स जो हों उनका उनको उनको अगर आप ऐड करें तो वो कभी भी उनका जो एडिशन है वो ज़ीरो नहीं हो सकता। उसके बाद 3 कोप्लेनर वेक्टर्स जो हैं ये ज़ीरो भी हो सकते हैं और ज़ीरो नहीं भी हो सकते, और 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर जो हैं ये कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकते। जो 3 ये बातें हैं ये आपने इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे तरीके से क्रैप करना है, इनको याद रखना है। अब हम आ जाते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स की तरफ। बेसिकली वो एफएससी का कंसेप्ट है हमारा कि दो वेक्टर्स को ऐड कैसे कर सकते हैं और दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। तो ये मैं छोड़ रहा हूँ, आपने जो सब्ट्रैक्शन है इसको एफएससी से ही गो थ्रू कर लेना है, वहाँ से ही देख लेना है कि दो वेक्टर्स को किस तरीके से सब्ट्रैक्ट किया जाता है और उनकी जो सब्ट्रैक्शन होती है वो कौन कौन से लॉज को जो है वो ओबे करती है। अब आ जाएँ वेक्टर्स के कंपोनेंट्स के ऊपर। लेट्स सपोज कि आपके पास ये एक एक्सेस है, इस एक्सेस में आपने इस पॉइंट को ओ का नाम दिया, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। यहाँ आपने एक वेक्टर ड्रॉ किया, इस वेक्टर का कोई भी नाम हो सकता है। लेट से हम इसका नाम रख देते हैं ए, रख देते हैं ए वेक्टर है ये। अब ये जो ए वेक्टर है, अब हम इसका कंपोनेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर भी, और इसका एक कंपोनेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं वाई एक्सिस के ऊपर भी। तो किसी भी वेक्टर के अलोंग द एक्सिस कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करना दरअसल कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करना कहलाता है। यानी अगर हम यहाँ पे इसके कंपोनेंट को रिजॉल्व करें और यहाँ पे इसके कंपोनेंट को रिजॉल्व करें तो जो वेक्टर ए हमारे पास आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा ए एक्स, क्योंकि हमने इसको एक्स एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व किया। अब यहाँ पे यूनिट वेक्टर होता है आई, और इस तरीके से ये आएगा ए वाई, और यहाँ पे लगाएंगे हम जे यूनिट वेक्टर, और इसकी जो मैग्नीट्यूड होगी तो वो आएगी हमारे पास ए इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए एक्स का स्केयर प्लस ए वाई का स्केयर, और हम इसका लगा लेंगे अंडर रूट। इसी तरीके से अगर हमारे पास यहाँ पे एक जेड एक्सिस भी पड़ा होता, यानी अगर आपने 3 एक्सिस के अंदर एक वेक्टर को रिजॉल्व करवाना है तो इसके साथ आपका फिर ए जेड जे कंपोनेंट भी आता, और यहाँ पे भी आप ए जेड स्केयर उसको अकॉर्डिंगली लगा सकते हैं जब आपने वेक्टर्स को किसी ऐसे प्लेन के अंदर लिया हुआ है जहाँ पे तीनों एक्सिस जो हैं वो रहते हैं। अब एक वेक्टर की ये नहीं है कि सिर्फ 2 कंपोनेंट हो सकते हैं या 3 कंपोनेंट्स हो सकते हैं। एक वेक्टर्स के इनफाइनाइट कंपोनेंट्स रिजॉल्व किए करवाए जा सकते हैं, क्योंकि एक जो वेक्टर होता है ये तो हम ऑन पेपर जब उसको ड्रॉ करते हैं तो बड़ा सिंपल तरीके से ड्रॉ करते हैं, लेकिन अगर आप उस वेक्टर को टोटली रियल लाइफ के अंदर जाके देखते हैं तो उसके कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करवाते हुए सम टाइम ऐसे केसेस आ जाते हैं कि हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स में भी एक वेक्टर को लेके जा सकते हैं, रिजॉल्व करवा सकते हैं। अब हम चलते हैं वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन की तरफ के। दो वेक्टर्स को आप मल्टीप्लाई कैसे करवाते हैं और उनकी मल्टीप्लिकेशन कौन कौन से लॉज को, कौन कौन से रूल्स को ओबे करती है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाते हुए दो बातों का आपने ध्यान करना है कि हो सकता है कि आप एक वेक्टर को स्केलर के साथ ही मल्टीप्लाई करवा रहे हो, और हो सकता है कि आप उस वेक्टर को वेक्टर के साथ भी मल्टीप्लाई करवा रहे हो। अब अगर आप एक वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हैं या वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो दोनों सूरतों में उसके जो केसेस हैं वो अलग आएंगे। जब हम एक वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, यानी अगर एक वेक्टर ए है और आपने उसको किसी स्केलर नंबर 6 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है या n के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो जो आपका रिजल्टेंट आएगा वो दरअसल इसी स्केलर को आप जस्ट सिंपली इस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। यानी अगर 6 है तो a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपका 6a आ जाएगा, और अगर आप यहाँ पे a वेक्टर को लेट्स सपोज ले लें 3i + 4j ले लें, तो आप इसी a की जगह पे सिंपली 6 × 3i + 4j कर देंगे, और जो इसका आंसर आएगा उसको अकॉर्डिंगली लिख लेंगे। अब जब वेक्टर का स्केलर के साथ प्रोडक्ट का तरीका ये आ जाता है, लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट्स की इटसेल्फ दो टाइप्स हैं, एक डॉट प्रोडक्ट होती है और एक हमें पता है कि स्केलर प्रोडक्ट होती है। इन दो प्रोडक्ट्स को भी देख लेते हैं कि ये क्या होती हैं और इनको हम किस तरीके से यूटिलाइज करवाते हैं। सबसे पहले स्केलर प्रोडक्ट है या डॉट प्रोडक्ट है। स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन ये है कि जब आप दो वेक्टर्स को इस तरीके से मल्टीप्लाई करवाएं, उनका इस तरीके से उनका आपस में रिजल्टेंट देखें कि जो आपका एंगल है वो हमेशा कोसाइन आए उनके दरमियान पे, तो इस तरीके के वेक्टर को हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं।